पहरे थे, बिना सुनाए गजलें दीपक उस संसद से निकल गए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप हमें भी दीजिए। हम कहने को भले ही हंसी और मुस्कुराहट के लिए आपके बीच में, लेकिन दोस्तों मैं करता रहता हूं, आप लोगों से, गुणीजनों से सीखता हूं। वरना हालात तो ये हैं कि गुण नहीं जिनमें यहां कंपाउंडर के, गुण नहीं जिनमें यहां कंपाउंडर के, वो भी खुद को डॉक्टर बतला रहे। गुण नहीं। अब आप किसी प्रोटोकॉल में ना बैठिए, आपके चेहरे पर हंसी लाना हमारा मकसद है। हमारा साहित्य इससे ज्यादा बड़ा नहीं है कि अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ जाएं और बहुत सभ्य भाषा के साथ लेके आ जाएं, तो हमें लगता है कि बस हमारी सबसे बड़ी पंक्ति यही हो गई कि हमने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। वैसे भी हंसने का वरदान, मैं आदरणीय आपको बताऊं, हंसने का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्य मात्र को दिया है। आपने किसी गधे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी होगी। आप किसी गधे को अगर, बेटा इसे मत छेड़, इसको एक जगह सेट कर दे प्लीज, डोंट डू इट, इसको छोड़ दे बेटा प्लीज, इको बंद कर दे, बेस बढ़ा दे और बैठ जा बेटा तू। हाँ, हमने भी पैसे लिए हैं, थोड़ा हमें भी जस्टिफाई करने दे यार। हंसने का वरदान ईश्वर ने, देखो हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूं। और साहित्य की हालत, गुण नहीं जिनमें यहां कंपाउंडर के। मुझे तो याद है साहब, वो साहित्यकारों की एक सभा हुई, रात्रि में कॉकटेल डिनर हुआ। कॉकटेल डिनर हुआ, अगले दिन मेरे भी कुछ परिचित थे उसमें। मैंने एक साहित्यकार बंधु से पूछ लिया, मैंने कहा और रात की पार्टी कैसी रही? बोले बहुत शानदार रही। मैंने कहा तो फिर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपका क्या कहना है? बोले प्रेमचंद मेरे साथ ही तो बैठ के पराठे खा रहा था रात को टेबल पर। ये हो गई साहित्य और साहित्य की मैं स्थिति बता रहा हूं। मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपका क्या कहना है? बोले प्रेमचंद रात मेरे साथ ही तो डिनर किया उन्होंने। मैंने कहा कमाल हो यार तुम, उन्हें तो गुजरे हुए इतने सामान्य बीत गए। बोले हाँ तभी कहूं बड़े चुप चुप से थे। तो साहित्य और साहित्यकारों की स्थितियां देश में वास्तव में वही होती जा रही हैं कि गुण नहीं जिनमें यहां कंपाउंडर के, वो भी खुद को डॉक्टर बतला रहे हैं। काव्य खुद है खुदकुशी पर अब उतारू, मंच के ऐसे ही दिन अब आ रहे हैं। और बस किताबें ही किताबें ही किताबें, बस किताबें ही किताबें ही किताबें बायोडेटा के लिए छपवा रहे हैं। तो साहब आइए, थोड़ी बहुत हंसी, थोड़ी, क्योंकि क्या है कि हम लोग भी भीतर से एक साहित्यकार हैं। बस हमारी विधा ये हो गई कि हमें दाल रोटी कमाने के लिए हंसने मुस्कुराने का बहाना तलाशना पड़ा। वरना तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता हूं। तो सुनिएगा कि नहीं। और मौसम थोड़ी ठंडक हो गई। मैंने अभी पिछले दिनों कहा था कि आजकल मौसम बहुत ही सर्द है। आजकल मौसम बहुत ही सर्द है, धूप पर कोहरे की गहरी गर्द है। आजकल मौसम बहुत ही सर्द है, धूप पर कोहरे की गहरी गर्द है। आप कहते हैं जिसे बारिश मियां, असल में वो बादलों का दर्द। तो साहब आइए, मैं जानता हूं कि आप हंसने के लिए बैठे हैं और मैं बता रहा था, अच्छा कई लोग क्या होते हैं, वो उनका एक स्टेटस लेवल ऐसा हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि वो जमाने के सामने हंसेंगे तो शायद बेइज्जती सी महसूस करते हैं, अपमान महसूस करते हैं। अच्छा चाहकर भी नहीं हंस पाते। अच्छी नारी शक्ति की तो विडंबना है, वो बेचारी चाहकर नहीं हंस सकती, क्योंकि मेकअप वाले पहली बता के भेजते हैं उन्हें कि बोले देखो बहन जी हमने तो पीओपी ठीक से कर दी है, पर ज्यादा हंसोगी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये है। देखिए मैं दोनों रंग आपके बीच में देना चाहूंगा। मैं अक्सर कहता हूं कि हादसे छुटपुट बहुत हैं। हादसे हम लोगों को जितना समय आप लोगों ने लिया, इतना समय तो हम मंच के लोगों को स्टार्ट करने के लिए, गला खोलने के लिए चाहिए होता है कि हादसे छुटपुट बहुत हैं। अच्छा वो क्या है साहब, हंसने की बात मैं बता रहा था। कई विचारों के जीवन में हंसने का कितनी आप प्रयास कर लीजिए, कितना कोशिश कर लीजिए, लेकिन उनके भाग्य में हंसना लिखा ही नहीं होता। अब मुझे याद आता है, एक घटना याद आ रही है। वो एक आदमी बेचारा निर्मल बाबा के दरबार में चला गया। बोला बाबा कृपा नहीं आ रही, पत्नी प्यार नहीं करती, हंस के बात नहीं करती, काम धंधा चौपट हो गया। बाबा ने कहा कभी पत्नी के खाने की तारीफ की है?
बोले नहीं बाबा वो तो नहीं की। बोले बस कृपा वहीं अटकी हुई है। साहब वो घर आया, अगले दिन उसे ऑफिस जाना था, पत्नी से कहा बोले नाश्ता लगा दो। पत्नी ने नाश्ता लगाया, जैसे ही नाश्ता लगा और नाश्ता पहला कोर खाया तो उसे बाबा की बात याद आ गई। बोले बाबा ने कहा था पत्नी के खाने की तारीफ करनी है। अब वो शुरू हो गया, बोले माशाअल्लाह क्या लजीज पराठे हैं, अरे कसम से जी करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। इतना सुनना था, पत्नी अंदर से बेलन उठा के लाई। बोली 20 साल से टुकड़े डाल रही हूं, आज तक मेरे खाने की तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन 2 पराठे क्या दे गई। तो साहब जिस बेचारे के भाग्य में है ही नहीं तो उसको कैसे कर लोगे। और वैसे भी देखो हमारे देश में आजकल हंसता कौन है, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। तो आइए, और मैं दोनों रंग करूंगा। कहीं आपको लगे कि लतीफेबाज आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। हादसे छुटपुट बहुत हैं, दर्द के दुर्मुट बहुत हैं। हादसे छुटपुट बहुत हैं, दर्द के दुर्मुट बहुत हैं। सच कहूं तो बात यह है झूठ के झुरमुट बहुत हैं। सच कहूं तो बात यह है झूठ के झुरमुट बहुत हैं, और कुछ बड़े चेहरों के पीछे दोस्तों चिरकुट बहुत हैं। कुछ बड़े चेहरों के पीछे दोस्तों चिरकुट बहुत हैं, और मैं सजग हूं तो बचा हूं, गिरगिटों के गुट बहुत हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं। हंसना मुस्कुराना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। आप अपनी जिंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए कि कभी किसी एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े। वैसे भी एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर कक्ष के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो यूं नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो आइए, जितनी देर आप यहाँ हैं हमारे साथ रहिए। मैं बहुत ज्यादा गंभीर बातें नहीं करूंगा, गंभीर करनी भी नहीं चाहिए, वरना तो। अच्छा, साहित्यकारों का एक और बताऊं साहब, मेरे यहाँ दिल्ली में है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप तो बड़े सम्माननीय लोग हैं साहब, मैं दिल्ली तक पहुंच रहा हूँ। वो भी एक साहित्यकार, पिछले साहित्यकार के बड़े कवि थे साहब, बड़े नामी गिरामी। मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा दादा आपको कितने वर्ष हो गए कवि सम्मेलनों में जाते हुए। बोले बेटा मुझे 23 वर्ष हो गए, और आज मेरा ये 24वां कवि सम्मेलन है। व्यंग की बात है, अगर पहुंच जाए तो मुझ तक पहुंचिएगा। तो आइए, मैं कोशिश करता हूं, मैं अलग विधा में बात करता हूं। मैं घर से हास्य उठाता हूं। अभी पिछले वर्षों में जब करवा चौथ का त्योहार गया, मैंने घर से हास्य उठाया कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। तो साहब ये होता है हास्य। लेकिन आइए, ये कुछ पर्चियां मैं भी लाया था फर्दे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से, और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और जुर्म और जेल से, जुर्म और जेल से सजा, और नई पीढ़ी की आप बात कर रहे थे साहब, मैं आपको बताऊं नई पीढ़ी बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है। आजकल जितने खतरे हैं वो सब उम्र दराज लोगों से हैं। आपको यकीन नहीं है, मैं तड़का लगाऊंगा सिर्फ, मुझे नहीं आता साहब, मुझे ना हिंदी सीख पाए हम, ना उर्दू ही हमें आई, मगर दिल की जुबान दीपक बखूबी हम समझते हैं। हमें पता है कि हर दिल हंसना मुस्कुराना जानता है। वरना क्या है, सिंबॉलिकल वे में आप देखो, जिंदगी सब जानते हैं, एवरीबडी नोज जिंदगी 4 दिन की है। प्रतीकों में कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी है। बावजूद इसके इंसानी फितरत, बावजूद इसके हर आदमी 5 दिन जीना चाहता है। बावजूद इसके 5 दिन, और विडंबना यह है कि वो 5वां दिन जीने के लालच में 4 दिन भी ठीक से नहीं जी पाता है। तब हमारे कवि स्वर्गीय उर्मिलेश जी की पंक्ति याद आती है, बेसबब न दिल पे कोई बोझ भारी रखिए, बेसबब न दिल पे कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए,
कितने दिन जिंदा रहे इसको ना देखिए साहेब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। पर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी थकन उतर जाती है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। किसी के प्यासे अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है, मेरी तृष्णा मर जाती है। मुझे लगता है बस यही है। लेकिन साहब क्या है, आप देखिए हमारे दोस्त जाते हैं, सिंह साहब हमारे भाई बंधु जाते हैं, जूते खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रीबॉक, वुडलैंड वगैरह वगैरह के 7-8 हजार 9 हजार 10 हजार के जूते पहनते हैं पाँव में। देखिएगा मेरा साहित्य जो मैं जिंदगी से उठाता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन देखिएगा, पहुंचे तो आप तक पहुंचनी चाहिए। 8-10 हजार के जूते पहनते हैं साहब हम पैरों में, उसके ऊपर पहनते हैं लिवाइस पेपे रेंगलर की 7-8 4-5 हजार की जीन्स, उसके ऊपर पहनते हैं वैन हुसैन जैसे ब्रांड की 2.5-3 हजार की कमीज, और सिर के ऊपर पहनते हैं 200-250 की टोपी, वो भी उल्टी। नीचे पहनते हैं 8-10 हजार के जूते, ऊपर पहनते हैं 4-5 हजार की जीन्स, 2.5-3 हजार की कमीज, और सिर के ऊपर 200-250 की टोपी, वो भी उल्टी। कहने का अर्थ विद्वान जनों सिर्फ इतना सा है कि हम लोग नीचे से भारी होते जा रहे हैं, लेकिन यहां ऊपर से हल्के होते जा रहे हैं। यही हाल हमारी नारी शक्ति का। वो देखो आप जूड़े में कोसने का बक्कल लेती हैं 100-200 का, फिर नल्लीस जैसे बड़े ब्रांड की महंगी महंगी साड़ियां साहब, और आदरणीय देखिए क्या है, वो इतनी महंगी साड़ियां लेती हैं और उसके बाद इतनी खूबसूरत सैंडल पहनती है पैरों में, इतनी खूबसूरत महेंद्र भाई कई बार खाने का जी करे। लेकिन उन सैंडलों में जब अपना पांव फंसाती है और उन पांव की उंगलियों में 28, 29, 30 हजार रुपए तोले का सोना दिखाई देता है, तो दोस्तों कवि हृदय को कहते हुए बहुत पीड़ा होती है कि हम लोग नीचे से भारी होते जा रहे हैं, लेकिन यहां ऊपर से हल्के होते जा रहे हैं। ये है ऑब्जर्वेशन। आइए कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था, का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ, तो बच्चे ने लिख रखा था अब नेता दूध देगा। एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था, बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता। बच्चे नहीं छोड़ते, बच्चियां तक इतनी तेज हो गई आजकल की, तो वो एक बच्ची